बौनी देवरानी प्याज पराठे वाली। काजल अपनी माँ के कहने पर राशन लेने के लिए दुकान पर जाती है। अरे अंकल, मैं कितनी देर से यहाँ पर खड़ी हूँ। आपने मुझसे बाद में आए हुए लोगों को तो राशन दे दिया, लेकिन मुझे नहीं दिया। अरे बेटिया, तुम इतनी बोनी हो तो क्या करूं, अब तुम्हें देखने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ओ दुकानदार भाई साहब, मेरी हाइट के बारे में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब बोनी हो तो बोनी ही कहेंगे ना। आप ना मेरा सामान मुझे दे दो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। काजल सामान लेकर वहाँ से घर की तरफ आ रही होती है। उसको देखकर गांव के कुछ बच्चे उसे बौनी बौनी कहकर बुलाने लगते हैं। अरे वो देखो, बोनी दीदी आ रही है। बौनी दीदी, बौनी दीदी, बौनी दीदी। देखो देखो, उनकी लंबाई तो बिल्कुल हमारी जैसी है, बिल्कुल बच्चों जैसी लंबाई। काजल को उन बच्चों का कहा बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है और घर पर आकर वो अपनी माँ से रोते हुए कहती है, माँ, मुझे आज से आप बाहर मत भेजना। मैं बाहर जाती हूँ तो सब बच्चे और बाकी के लोग मुझे बौनी कहकर चिढ़ाते हैं। बेटी, ऐसा मत सोचो, लोगों का तो काम ही यही है। वो बस एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। तुम दिल की बहुत अच्छी हो, लोगों की बातों पर मत जाओ, सब ठीक हो जाएगा। परमा अपनी बेटी को संतुष्टि देने की कोशिश करती है, जिसके चलते वो रोना बंद कर देती है। लेकिन माँ, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने ये सब इतना सारा सामान आज मुझसे क्यों मंगवाया? क्योंकि आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। अब तुम जाओ, अपने कमरे में जाकर तैयार होना शुरू कर दो। परमा अपने कमरे में जाती है और प्यारा सा सूट पहनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत प्यारी लगती है। लेकिन अपनी कम हाइट की वजह से वो थोड़ा उदास महसूस कर रही होती है। इससे पहले काजल के कई सारे रिश्ते पहले ही टूट चुके होते हैं और वो इस बार भी बहुत ज्यादा डर रही होती है। माँ, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो। देखो, मैंने चाय बना दी है। बाहर लड़का और उसकी माँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैं आवाज लगाऊं तो चाय नाश्ता लेकर आ जाना। परमा की बात सुनकर काजल उसे हाँ कर देती है। रसोई में खड़ी हुई काजल बहुत परेशान थी। कुछ ही देर में अचानक से परमा की आवाज आती है और काजल चाय नाश्ता लेकर बाहर आ जाती है। काजल भले ही कद में छोटी थी, लेकिन उसका नैन नक्श बहुत ही प्यारा था। जैसे ही काजल बाहर नुपुर के सामने आती है, उसको देखते ही नुपुर पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठता है। कितनी सुंदर और प्यारी है, बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसी, और इसकी सादगी तो और भी प्यारी है। नुपुर अपने मन ही मन उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है कि तभी उसकी माँ सुजाता कहती है, देखिए बहन जी, आपकी बेटी तो कद में बहुत ही ज्यादा छोटी है और मेरा बेटा तो अच्छा खासा लंबा है। अब तुम ही बताओ बहन जी, इतनी कम कद वाली लड़की से मैं अपने बेटे का रिश्ता कैसे कर सकती हूँ? ये सुनते ही नुपुर हैरान रह जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक बार मेरे साथ बाहर की तरफ आना जरा। बाहर आने के बाद नुपुर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे ये लड़की पसंद है। इससे पहले भी आप कई सारे रिश्ते मना कर चुके हो, लेकिन अब ये वाला रिश्ता मना मत करो। देखो, ये लोग अच्छे खासे हैं और आपको दहेज भी मिल जाएगा। मुझे लड़की पसंद है माँ, रिश्ते के लिए हाँ कर दो। नुपुर के समझाने पर उसकी माँ सुजाता रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों परिवारों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब नुपुर अपनी पत्नी काजल से शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जहाँ उसकी माँ अपनी बौनी बहू का स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारे ससुराल में स्वागत है। सुजाता अपनी बौनी बहू का स्वागत बहुत अच्छे से करती है, लेकिन उसकी जो बड़ी बहू होती है वो अपनी देवरानी के कद को देखते ही जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखो देवर जी, आपको कोई और लड़की नहीं मिली, यही मिली है बौनी। अरे शादी से अच्छा तो आप इस बच्ची को गोद ले लेते देवर जी। आपके ऊपर तो मुझे वो गाना याद आ गया, जिसकी बीवी बौनी उसका भी बड़ा नाम है। गोद में बिठा लो, बच्चे का क्या काम है। बस करो भाभी जी, अपनी देवरानी का मजाक उड़ाते हुए आपको शोभा नहीं देता। अरे इतनी बौनी लड़की के साथ शादी करना आपको भी शोभा नहीं देता देवर जी। माया अपनी देवरानी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है, लेकिन काजल फिर भी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। नुपुर काजल को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। शादी की पहली रात सब लोग खुशी खुशी बिताते हैं।
लेकिन शादी के अगले दिन ही घर के सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। सुबह काजल जैसे ही नींद से जागती है, सभी के लिए अपने हाथों के पराठे बनाती है। काजल के हाथों के पराठे खाते ही जिनके भी मन में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, वो सब खत्म कर देते हैं और काजल की बहुत तारीफ करती हैं। तभी नुपुर को एक कॉल आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नुपुर के हाथों से फोन नीचे गिर जाता है और वो अपने परिवार को बहुत ही घबराते हुए बताता है, माँ, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। नुपुर अपने भाई के मरने के बाद उसकी फैक्ट्री संभाल रहा था, लेकिन एक ही रात में उसने अपना सब कुछ गवा दिया था। एक ही रात में वह अमीर से फकीर बन जाते हैं। फैक्ट्री के लोन को चुकाने के लिए उन्होंने अपने मकान को भी बेच दिया था, जिसके चलते वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे थे। कुछ ही दिन में उन्होंने बहुत सी मजबूरियों का सामना कर लिया था। अपने परिवार को भूख प्यास से तड़पते देख बौनी बहू से रहा नहीं जाता और वो अपने पति से कहती है, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं रह सकते। मैं जानती हूँ अभी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं बिना पैसों से कुछ काम करना चाहती हूँ। हमारे घर में अनाज के तौर पर प्याज और आटा ही रखा है, क्यों ना मैं प्याज पराठा बनाकर बेचूं, इससे हम कुछ पैसे कमा पाएंगे। उसकी ये बात सुनते ही माया कहती है, अरे मनहूस कहीं की, तेरे पैर हमारे घर में आते ही सब कुछ छिन गया। तू हमारे लिए मनहूस है, तू कुछ ना ही करे तो ही अच्छा होगा। बस भाभी, हमेशा इस बेचारी को ताने ही देती हो, कभी इसके बारे में भी सोचा करो, इसको कितना बुरा लगता होगा। और रही बात प्याज पराठा दुकान चलाने की, तो मैं काजल के साथ हूँ। नुपुर काजल का साथ देता है, जिसके चलते वो अपनी ही झोपड़ी के बाहर प्याज पराठा बेचने का काम शुरू कर देता है। काजल के हाथों में प्याज पराठे का एक अनोखा स्वाद था, जिसके चलते वहां से आते जाते लोग उनसे प्याज पराठा खरीदते हैं और उन्हें पैसा भी देते हैं। अब उनके पास रोजाना का खर्चा निकालने का साधन हो जाता है। कुछ दिनों बाद वह प्याज पराठे बेचकर ही अपनी परेशानियों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। उनकी मेहनत और लगन देखकर माया का घमंड टूट जाता है और वो अपनी देवरानी से माफी मांगती है। मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया और अपनी लंबी हाइट का भी घमंड दिखाया। मुझे ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। काजल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है और मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है जेठानी जी। उस दिन के बाद से माया काजल के प्याज के पराठे के काम में उसका हाथ बटाना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में वो अच्छी मेहनत और लगन से खुद का प्याज पराठा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। ओहो, ये तारा कहाँ रह गई है? इसने इतनी देर लगा दी। मेहमान आने ही वाले हैं। अगर मेहमान के आने से पहले समोसे नहीं बने तो हम उनको नाश्ते में क्या खिलाएंगे? तभी सुरभि की सहेली अपनी माँ मीनल से कहती है, अरे माँ आती ही होगी। दरअसल सुरभि की माँ और पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती है, जिसकी वजह से उसे ही उनका ख्याल रखना पड़ता है। पूजा तक कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर सुरभि आ जाती है। मुझे माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। मैं बहुत जल्दी सबके लिए समोसे बना दूंगी। सुरभि भले ही काली थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी, इसलिए वो फटाफट अपनी सहेली के घर की रसोई में जाती है और वहाँ पर समोसे बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सुरभि करारे करारे और स्वादिष्ट समोसे बना लेती है, जिसकी खुशबू घर में चारों तरफ फैल जाती है। अरे वाह, खुशबू तो बिल्कुल वैसी आ रही है जैसा मैंने सोचा था। सुरभि, तू समोसे बनाए और वो स्वादिष्ट ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? तू तो पूरे गांव में समोसे बनाने के लिए फेमस है। मैं तो कहती हूँ अपनी दुकान खोल ले। भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा भाई कितनी अच्छी नौकरी करता है, तुम तो जानती ही हो। उसी में हमारा घर अच्छा खासा चल जाता है और मैं अपने माता पिता की देखरेख करती हूँ। उन्हें छोड़कर मैं अपनी दुकान खोल नहीं सकती। सुरभि इतनी टैलेंटेड थी, उसे अपने टैलेंट को निकालना आ ही नहीं रहा था। इसी दौरान अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उसने अभी कल्पना भी नहीं की थी। पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, पिताजी, हमारा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। पिताजी, पिताजी उठिए ना, उठिए ना पिताजी। सुरभि का रोते रोते बहुत बुरा हाल हो चुका था। उसके पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अचानक से उसके बड़े भाई विक्रम की नौकरी छूट जाती है और वो घर में बैठ जाता है। नौकरी ढूंढने की वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं मिलती, जिसके चलते उनके घर में बहुत सी दिक्कतें आने लगती है।
इस दौरान सुरभि को अपने टैलेंट की कदर होती है और वो अपनी एक समोसा की दुकान खोलती है। उसके समोसे की दुकान बहुत ही अच्छी चलती है, जिसकी वजह से वो खूब पैसा कमाती है और धीरे धीरे अपनी सारी परेशानियां दूर कर लेती है। हम अर्श से एकदम फर्श पर गिर गए थे, लेकिन मेरी बहन तुमने हमें फिर से फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया है। तुम्हारी मेहनत और लगन ने देखो सारी परेशानियां दूर कर दी हमारी। लेकिन बहुत हुआ, तुमने बहुत मेहनत कर ली। अब ये काम मैं खुद संभाल लूंगा, क्योंकि मैंने माँ के साथ मिलकर ये सोचा है कि अब हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं। मेरी बच्ची, तूने अपनी मेहनत से सब कुछ ठीक कर दिया है। अब हमारा वक्त है तेरे लिए कुछ करने का, और इस बात से तू इनकार नहीं करेगी। तुझे मेरी सौगंध है। अपनी माँ के आगे सुरभि कुछ भी नहीं कह पाती, जिसके बाद वो अपने भाई और अपनी माँ की मर्जी से शादी कर लेती है और अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में वो अपने घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझती है और सबका अच्छे से ख्याल भी रखती है। लेकिन उसकी सास बहुत ही ज्यादा अत्याचारी औरत होती है और वो उसे दिन भर अपनी उंगली पर नचाने की सोचती है। यहाँ पर बैठी हो और वहाँ पर गार्डन के सारे फूल मुरझाए पड़े हैं। तुम्हें क्या घर में कुछ काम दिखाई नहीं देता है? माँ जी, बस मैं अभी छत पर कपड़े सुखाकर ही आई थी, लेकिन अगर आप चाहती हो तो मैं गार्डन में जाकर सभी पौधों को पानी दे देती हूँ। सुरभि अपनी सास की एक आवाज में ही काम करने के लिए उठ जाती है और वो गार्डन में जाकर पौधों को पानी देने लगती है। इसी प्रकार तेजस्विनी हर छोटे छोटे काम के लिए बार बार सुरभि को परेशान करती है, लेकिन सुरभि कभी भी इस बात से परेशान नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ उसकी ननद काव्या रंग में सांवली थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। ओहो भाभी, सुबह से शाम तक काम काम करती रहती हो और रात का खाना भी आप अकेली ही बना रही हो। आज सारा दिन आपको ऐसे ही निकल गया, बिल्कुल भी आराम नहीं किया। चलो, आज का खाना मैं बनाऊंगी, आप जाओ थोड़ा आराम कर लो। नहीं काव्या, अगर मैं आराम करने जाऊंगी तो फिर से माँ जी मुझ पर चिल्ला कर आएंगी। माँ को मैं संभालूंगी, आप जाइए और थोड़ा आराम कीजिए। काव्या अपनी भाभी सुरभि को रसोई में भेज देती है, जिसके बाद वो खुद अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाती है और खुद ही अपनी भाभी को कमरे में खाना देने भी जाती है। एक तरफ तेज तलवार जैसी सुरभि की सास, तो वहीं गुलाब के फूल जैसी उसकी ननद। इन दोनों के बीच सुरभि खुशी से रह रही होती है, लेकिन अचानक से जिस परेशानी से वो निकल कर आई थी, उसे दोबारा से वही झेलनी पड़ जाती है। सुरभि का पति अभिजीत अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस कर जाता है, जिसके चलते वो सब कुछ गंवा देता है। यहाँ तक कि उनका घर भी नीलाम हो जाता है और उन्हें एक टूटे फूटे मकान में रहना पड़ता है। ये सब तो इस कल्लो मैया की वजह से हुआ है। जब से हमारे घर में आई है, हमारे घर पर काला साया पड़ गया है। हे भगवान, माँ कभी तो शांत रहा करो। इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? अरे मेरी किस्मत ही खराब थी जो मैंने दहेज के चलते इस कल्लो को अपने घर की बहू बना लिया, वरना तो मेरे घर में एक सुंदर और अमीर घराने की लड़की आनी चाहिए थी। वैसे तो ये भी कम पैसे वाली नहीं है, अगर चाहे तो अपने मायके से पैसा मंगवा कर परेशानियां खत्म कर सकती है। माँ जी, मैं अपने मायके से 1 रुपए नहीं मांगने वाली, चाहे मुझे मेहनत करके कमाना पड़े, लेकिन मैं अपने मायके वालों को परेशान नहीं करूंगी। सुरभि ऐसा सोचकर अपनी माँ के दिए हुए सोने के कंगन सुनार को बेच देती है और उनसे मिले हुए पैसों से वो समोसे बनाने का सामान ले आती है। वो बहुत मेहनत से समोसे बनाती है, लेकिन कोई भी उसके समोसे खरीदता नहीं है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद भी उसका एक समोसा तक नहीं बिकता। जब वो वापस घर लौट रही होती है तो उसे रास्ते में उसे एक दुर्गा माँ का मंदिर मिलता है। दुर्गा माँ, आपने मुझे रंग रूप से काला बनाया, मेरी जिंदगी में बहुत सी समस्याएं लेकर आई, लेकिन हर बार मैंने डटकर सामना किया। लेकिन इस बार मुझसे अब ये परेशानियां संभाली नहीं जा रही। मेरी मदद करो दुर्गा माँ, मेरी मदद करो। सुरभि दुर्गा माँ से मदद मांगकर वहाँ से घर लौट आती है, जहाँ उसकी सास तेजस्विनी उसको जली कटी बातें सुना रही होती है। तभी उनके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। बहुत भूख लगी है, मेरी मदद करो, भगवान के लिए मेरी मदद करो। सुरभि के जो बचे हुए समोसे होते हैं वो उस बूढ़ी औरत को देने जा रही होती है, लेकिन तभी तेजस्विनी उसके हाथ से सारे समोसे नीचे गिरा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये समोसे फ्री फोकट में सबको बांटने की? अरे तेरा बाप लाकर रखा था क्या सामान इस घर के अंदर? ऐसा कहने के बाद तेजस्विनी सुरभि को मारना पीटना शुरू कर देती है। तभी बूढ़ी औरत दुर्गा माँ के रूप में प्रवेश ले लेती है। अपने सामने साक्षात दुर्गा माँ को खड़ा देख वो दोनों हैरान रह जाती हैं। मैं यहाँ तुम्हारे हाथों के समोसे खरीदने के लिए आई थी, क्या तुम अपनी दुर्गा माँ को अपने हाथों के बने समोसे नहीं खिलाओगी?
सुरभि जरा भी देर नहीं करती है और अपने हाथों के समोसे दुर्गा माँ को खिलाती है, जिन्हें खाकर दुर्गा माँ बहुत खुश होती है और सुरभि से कहती है, तुम हमेशा से मेरी पूजा पाठ करती आई हो और मेहनत लगन तुम्हारे जीवन में शुरू से ही है, इसलिए मैं इस समोसे को फ्री में नहीं खाऊंगी, बल्कि इनके बदले में तुम्हें कुछ भेंट जरूर दूंगी। तभी दुर्गा माँ अपना हाथ ऊपर करती है और उनके हाथों से एक दिव्य रोशनी निकलती है, जिसमें से वहां पर एक संदूक में भरे बहुत सारे गहने, सोना, हीरे प्रकट हो जाते हैं और वहीं सोने के सिक्के भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद दुर्गा माँ वहां से गायब हो जाती है। अपने सामने साक्षात दुर्गा माँ का चमत्कार देखकर तेजस्विनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं आज के बाद कभी भी तुझे परेशान नहीं करूंगी। सुरभि का दिल बहुत बड़ा होता है और वो अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद सुरभि उन गहने और सोने, हीरे और सोने के सिक्कों की मदद से अपनी सभी परेशानियों को दूर कर लेती है और अपने पति को बिजनेस के लिए ढेर सारा पैसा देती है और वहीं अपना एक बहुत बड़ा समोसे का रेस्टोरेंट भी खोल लेती है, जिसके चलते वो अब एक रेस्टोरेंट चलाना शुरू कर देती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।